जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर और मैं अर्जुन चौधरी। आज आप देख रहे होंगे मैं हारमोनियम लेके बैठा हूँ। तो इसमें जो लोग वादन सीखने वाले हैं उनके लिए भी ये लेसन विशेष है और जो गायन या हारमोनियम सीखते हैं उनके लिए भी ये लेसन बहुत ही अति विशिष्ट है, अति विशेष है दोनों के लिए। क्योंकि एक सीरीज मैंने जो चला रखा है अभी कि वाद्य यंत्र को कैसे ट्यून किया जाए, स्वरबद्ध किया जाए, तो उसके अंतर्गत मैंने एक लेसन डाला है कि डोरी वाले जो रस्सी से या डोरी से जिन वाद्य यंत्रों को स्वरबद्ध किया जाता है उसका मैं लेसन डाला हूँ। फिर जो नट बोल्ट से जिन वाद्य यंत्रों को स्वरबद्ध किया जाता है उसका भी लेसन हमने डाला है। और आज आपके बीच में कहाँ से मिलाया जाए, किस स्वर में, किस नोट से मिलाया जाए ताकि वो अच्छा लगे सुनने में, तो उसकी दो शैलियाँ हैं, दो नियम हैं उसके। पहली बात तो या तो आप कोई वाद्य यंत्र जो तबला, नाल, ढोलक, ढोलकी या जो भी बजा रहे हैं तो आप या तो सोलो बजा रहे हैं या फिर संगत कर रहे हैं। तो सोलो यदि बजा रहे हैं आप तो सोलो बजाने में आपके आधार पर ट्यून होगा आपका वाद्य यंत्र। जहाँ आप बोलेंगे वहाँ हारमोनियम वादक या जो भी स्वर देने वाले कलाकार आपके साथ रहेंगे, जो लहरा देने वाले, वो आपको उनके साथ वो जहाँ आप बताएंगे वहाँ आपको स्वर देंगे और वहाँ आप उसको ट्यून करेंगे। लेकिन यदि आप संगत बजा रहे हैं, चाहे गायन के साथ या किसी अन्य वाद्य के साथ संगत कर रहे हैं, तो वहाँ उनके आधार पर आपको ट्यून करना पड़ेगा अपना वाद्य यंत्र। तो इसमें वो लोग एक विशेष स्वर का, विशेष कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं कि पांचवी काली है, तीसरी काली है, चौथी काली से मिलाना है मुझे, या जी शार्प से मिलाना है, या पंचम से मिलाना है। तो अब जो भी वो लोग कह रहे हैं, यदि आपको ये स्वर पटल जो इसमें जो भी स्वर जो कुंजी है जिससे स्वर निकाला जाता है हारमोनियम में, जिसको दबाने से स्वर निकलता है, उसे कुंजी कहते हैं या स्वर पटल कहते हैं, या फिर उसे नोट्स तो स्वर का नाम हो गया, स्वर पटल कहिए, कुंजी कहिए, पटरी भी कहा जाता है। हम लोग गांव देहात में पटरी ही इसे कहते हैं। तो उसमें जो स्वर निकलता है, तो सारी पटरियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो भी स्वर पटल हैं, जो भी कीज हैं, वो यदि सारे कीज को आप समझते हैं, मात्र 10 मिनट में आप लगभग आज के लेसन में मैं सारी जो भी इसको पाश्चात्य में इन नोट्स को, इन पटरियों को, इन स्वर पटल को क्या कहा जाता है और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में इसे क्या कहा जाता है, इन दोनों बातों की मैं चर्चा करूंगा। और आपको कोई ऐसी बात या ऐसा शब्द उसमें बचेगा नहीं जो आपको फिर समझ में ना आए। बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। और आपसे आग्रह है कि यदि अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, सुने। और ये गायन करने वाले, हारमोनियम बजाने वाले या वाद्य यंत्र बजाने वाले सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये कॉमन एक लेसन है। सबसे पहले 7 स्वर होते हैं संगीत में, 7 स्वर होते हैं। अब 7 स्वर हैं वो पाश्चात्य में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी 7 स्वरों का प्रयोग है, पाश्चात्य हैं उसमें भी 7 स्वरों का प्रयोग है। तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये 7 स्वर हैं। और पाश्चात्य संगीत पद्धति जो है उसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये 7 स्वर हैं। लेकिन वो लोग ए और बी को लास्ट में रखते हैं, सी से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ ए, बी, सी, डी ये तो पाश्चात्य हो गए। हमारे यहाँ सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये क्यों ऐसे रखा जाता है उसका भी कारण है, आंदोलन संख्या के कारण। हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है उसमें जो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इन स्वरों की जो उत्पत्ति हुई है उस पर 2 राय हैं विद्वानों के। विद्वानों का कहना है, पहले जो एक राय है, पहली जो एक उनकी बात है कि भगवान शंकर के डमरू से सभी स्वरों का निर्माण हुआ, सभी स्वर बने। एक और जो पद्धतियां हैं, एक और शैली जो विद्वानों के बीच में प्रचलित है कि सा जो है, सड जिससे कहते हैं, वो मोर की जो ध्वनि है, मोर की जो आवाज है उससे निकली है। जो पशु पक्षियों की आवाज से 7 स्वरों का निर्माण हुआ है, उसमें मोर की जो आवाज है उससे षड या सा का निर्माण हुआ। रे का निर्माण हुआ है चातक पक्षी से जिसे ऋषभ कहते हैं,
और गांधार जिसे गौ कहते हैं उसका निर्माण हुआ है बकरे से। मध्यम जिसे मौ कहते हैं उसका कौवा की बोली से निर्माण हुआ है। पंचम जिसका निर्माण जिस स्वर जो आया वो कोयल की बोली से आया है। पंचम जिसे प कहते हैं, कोयल की आवाज़ आप जानते हैं कि पंचम स्वर में पपीहा बोले। धैवत जो है जिसे ध कहते हैं उसकी जो उत्पत्ति हुई मेढकी से हुई है, और निषाद उसकी उत्पत्ति हाथी से हुई है, हाथी के स्वरों से। तो ये इस तरह से ये मान्यताएं हैं। और इसमें जो सच्चाई ये है, वैज्ञानिक पद्धति से देखें तो आंदोलन संख्या, स्वर की उत्पत्ति आंदोलन से होती है। किसी भी वस्तु में यदि दूसरे वस्तु से आघात किया जाए और उसमें जो कंपन पैदा होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। तो स्वर षड्ज जैसे है हमारे यहाँ सा, उसमें 240 होता है उसका आंदोलन संख्या। ये बहुत डीप में जाना है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ जो इन स्वर पटल हैं उसका क्या नाम है हिंदुस्तानी पद्धति में और पाश्चात्य पद्धति में, उसको मैं आपके बीच में आज रखने जा रहा हूँ। ये हारमोनियम, पियानो जिसे का जो पियानो से इन पटरियों ये स्वर पटल का निर्माण माना जाता है। तो आपको तो हारमोनियम जहाँ मिलेगा तो हारमोनियम पर या सिंथेसाइजर या पियानो पर मिलाना पड़ेगा। सबसे पहला यह है व्हाइट की है, व्हाइट और ब्लैक। आप देखेंगे कि एक जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव में 7 स्वर, अभी हमने कहा 7 स्वरों की बात की, 7 स्वर का एक ऑक्टेव होता है। तो 7 मूल स्वर होता है और 5 विकृत स्वर होता है उसका, सब मिला के टोटल 12 स्वर होता है। 5 विकृत स्वर और 7 मूल स्वर, तो 7 12 पटरियां। यहाँ व्हाइट से शुरू करते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये 12 जो स्वर पटल हैं, कीज हैं, उसको हम लोग एक सप्तक कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, अंग्रेजी में से ऑक्टेव कहते हैं। फिर यहाँ से ये शुरू होता है तो यहाँ तक दूसरा ऑक्टेव होगा और तीसरा यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये सबसे नीचे हम लोग जो हिंदुस्तानी पद्धति में मूल रूप से इसमें एक ऑक्टेव में जो होता है वो कहीं पर भी, हिंदुस्तानी पद्धति में हम लोग यहां से शुरू करते हैं, पहली ब्लैक से, पहली काली से, सा रे ग म प ध नी, और फिर पहली ब्लैक है वहां से यहां तक दूसरा और यहां से यहां तक तीसरा, 3 सप्तक हुआ। सबसे नीचे वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है हिंदुस्तान में, बीच वाले सप्तक को मध्यम सप्तक कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। हमारे यहाँ जो पद्धति है कि सबसे पहले ये षड्ज है, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। तो ये 7 स्वर हैं। उसके बीच में आप देखेंगे कि इसके बाद एक स्वर है, तो ये विकृत स्वर है। इसके बाद क्योंकि रे आ रहा है, ऋषभ आ रहा है, तो उससे पहले ये लग रहा है, तो इसको हम लोग कोमल रे कहते हैं। ये सा, कोमल रे, फिर रे आता है गौ, शुद्ध स्वर में शुद्ध गौ है। उससे पहले एक और जो की है उसका नाम है कोमल गौ, ये शुद्ध गौ। और उसके बाद ये मध्यम म, मध्यम में सबसे पहले गांधार आता है, इसलिए मध्यम से पहले कोई आप की नहीं है। उसके बाद एक की है जिसे हम लोग तीव्र मध्यम कहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसमें इसको क्यों नहीं जोड़ सकते, तो ये सा है, रे ग म प, सा और प ये दोनों शुद्ध होता है, इसका न कोई विकृत स्वर नहीं है, इसीलिए इससे पहले जो होगा उस स्वर उसके जो की होंगे उसका दूसरा नाम होगा और उसके बाद जो की होगा उसका दूसरा नाम होगा। क्योंकि सा और प हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सा और प दोनों शुद्ध होता है, उसमें कोई उसका विकृत स्वर नहीं है, इसीलिए इसको तीव्र म कहा जाता है। फिर हो गया पंचम प, ये पंचम के बाद जो एक की है, तो चूंकि पंचम शुद्ध होता है तो इसके बाद ये ध है, शुद्ध ध, उससे पहले कोमल ध, फिर शुद्ध ध, उसके बाद नी हम लोग इसको कहते हैं, तो नी से पहले कोमल नी। तो इस तरह हुआ सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, फिर शुद्ध ध, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद।
ये आप यहाँ से एक ऑक्टेव हुआ, सप्तक हुआ, जिसमें ये 7 स्वर हैं। पहले हम लोग हिंदुस्तानी पद्धति की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर जो पाश्चात्य पद्धति में, इसमें आप देखिए कि जो भी ये व्हाइट कीज हैं और ब्लैक हैं, तो एक सप्तक में 5 काली होती है और 7 व्हाइट होता है। 5 ब्लैक 7 व्हाइट। तो बहुत जगह जब आप स्वर मिलाने की बात आप देखते करते होंगे लोग, तो उसमें कहेंगे कि चौथी काली से मिलाना है, तो चौथी काली, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी, चौथी, आपको ये दबाना पड़ेगा। ये चौथी काली से मिलाना है, 5वीं काली ये हो गए। फिर जो ये यहाँ से फिर तो अगला सप्तक शुरू होता है यहाँ तक, तो फिर इसमें 5 स्वर हैं। फिर यहाँ से अगला सप्तक शुरू होता है, तो अब इसमें किसको, जो वाद्य यंत्र बहुत नीचे के स्वर में मिलाया जाता है, जैसे पखावज है, मृदंग है, या उधर दक्षिण भारत में जिसको मृदंगम कहा जाता है, वो लोग, वो ये जो वाद्य यंत्र हैं वो बहुत नीचे के स्वर, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं मंद्र सप्तक का। तबला है मूल रूप से मध्यम सप्तक में, उसमें जो भी कहेगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद, 5वीं सफ़ेद, छठी सफ़ेद और 7वीं सफ़ेद। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो 7 सफ़ेद है और 5 काली है, 7 5 12 स्वर टोटल होते हैं। और जो नाल, ढोलक या जो बहुत ऊपर के स्वर में मिलता है जो साज, उसे हम लोग तार सप्तक से मिलाते हैं। तो ये 5 काली हैं और इसका हिंदुस्तानी नाम आप समझ गए। अब मैं पाश्चात्य जो इसका नाम है उस पर मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। पाश्चात्य शैली में हम देखते हैं कि यहाँ जो सबसे पहला, ये जो पहला की है सफ़ेद, यहाँ से शुरू होता है उनका ऑक्टेव, मतलब सप्तक। अपनी सुविधानुसार उन्होंने अपनी सुविधानुसार इसका निर्माण किया। हिंदुस्तान में हम लोग उसको अपने भी सुविधानुसार बजाने लगे। चूंकि ये पाश्चात्य लोगों द्वारा या पश्चिमी देशों द्वारा ही पियानो या हारमोनियम का निर्माण हुआ है, इसीलिए उन्हीं के जो स्वर पद्धतियां हैं, जो उनको जो सूट करता था, उसको उन्होंने सबसे पहले रखा। तो उसमें हमने अभी बताया कि ABCD EFG ये 7 स्वर हैं। तो 7 स्वर में वो लोग A से नहीं शुरू करते हैं, B से नहीं शुरू करते हैं, ये 2 स्वर को अंत में रखते हैं, C से शुरू करते हैं। अब ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है कि C से क्यों शुरू करते हैं। आप के लिए मैं ये प्रश्न छोड़ देता हूँ। जो कोई भी हमारे दर्शक या श्रोता, ये कहीं से भी आपको यदि किसी किताब में या कहीं गूगल पर या कहीं भी आपको ये मिलता है कि पाश्चात्य संगीत पद्धति में सी से क्यों शुरू किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, क्योंकि कहीं नहीं इस पर वर्णन बहुत ज़्यादा है। और आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि ये सही हुआ तो मैं आपका अगले वीडियो में आपके नाम के साथ इसका जिक्र करूँगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं उस चीज़ को। पढ़ने और समझने से भी नहीं मिलेगा। सी से शुरुआत क्यों होती है ये कहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका उत्तर है और आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप उतना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अब करिए इसको सी। ये अपने आराम से यहाँ से वो जो सारे गम यदि हम लोग करते हैं, सारे देखिए एकदम लगातार जो उनका कीज है 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ऑक्टेव उनका होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 ये हो गया ये, और ये 7वां पटरी तक, तो ये लगातार उनका है। तो आप वो यहाँ से शुरू करते हैं, ये सी हुआ। अब होता है इसके बाद ये काली जो है, पहली काली, उसको हम लोग इसको सी कहेंगे, तो ये इसके ऊपर है तो उसको कहते हैं सी शार्प। ये जो पहली काली है इसका नाम है सी शार्प। उसके बाद होता है सी के बाद डी, तो ये डी है। उसके ऊपर है जो ये काली की है, इसका नाम है डी शार्प। सी, सी शार्प, डी और डी शार्प।
मैं उसके बाद बताने जा रहा हूँ कि फ्लैट किसे कहते हैं, वो भी एक है। तो पहले आप थोड़ा इनिशियल जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है वो ज़रूरी है कि सी शार्प, डी शार्प। तो सा रे ग, तो इनका तो ये ग हो जाता है, तो डी शार्प। इसके बाद जो है ये ई, तो ई और एफ के बीच में कोई जो ब्लैक की नहीं है, इसीलिए ये इसका कोई शार्प नहीं होता है। तो ये हो गया ई। जैसे हम लोग सा और प हिंदुस्तानी पद्धति में ये शुद्ध होता है, इसका कोई विकृत स्वर नहीं होता है, वैसे ई है ये, ई और बी, इसके बाद के कोई शार्प स्वर नहीं है। अब फ्लैट की बात तो बाद में होगी, उस पर फिर चर्चा करते हैं अभी। ये हो गया ई, ये एफ, फिर उसके बाद ब्लैक की है तो एफ शार्प, ये हो गया जी के बाद जी शार्प। अब जी तक ही है उनका, हमने अभी कहा कि ए और बी को उन्होंने लास्ट में रखा है, तो जी तक है। तो जी के बाद क्या होता है, ए आ जाता है, ए शार्प, बी, और बी के बाद बी शार्प के लिए यहाँ कोई ब्लैक की नहीं है, और ये इनका ऑक्टेव यहाँ समाप्त हो जाता है। फिर ये सी आ जाता है, सी शार्प, डी शार्प, ई कोई शार्प नहीं होता है इसमें, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। फिर इसमें सी शुरू होता है यहाँ से, फिर सी शार्प। और देखिएगा कि दोनों सी है तो एक ही उसका चूंकि सी है या सी शार्प है, इसका आंदोलन संख्या 1 होता है, इसीलिए दोनों मिलता है। आप जैसे कॉपलर जो है इसमें हम लोग दबाते हैं, देखिए सी दबाया तो नीचे का भी सी दब रहा है, दोनों का स्वर एक जैसा होता है। कॉपलर हटा देंगे तो फिर अकेले ये हो गया इनके साथ। अब होता है क्या कि जब हम लोग आरोह की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये सी शार्प, डी शार्प, ई, इस तरह से जो उनका स्वर जो बोलते हैं। तो यदि कहे आपको कि एफ शार्प में मिलाना है, तो आपको एफ ये हो गया, ये 3 जो की हैं ब्लैक, उससे जस्ट पहले वाला ये एफ है, तो एफ शार्प मतलब ये पहला, ये तीसरी काली, एफ शार्प मीन्स तीसरी काली, हिंदुस्तानी पद्धति के अनुसार मध्यम। और एक चीज और है, हिंदुस्तानी पद्धति में जहां आधार स्वर होता है, मैं थोड़ा इस पर जिक्र करना चाहूंगा कि मध्यम नहीं भी कहा जा सकता है। क्यों? तो जो गायक या और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं जिनके साथ आप संगत कर रहे हैं, उनका एक आधार स्वर होता है जिसे स्केल कहते हैं। ये स्केल उनकी आवाज की जो रेंज है उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से गाते हैं। जहाँ से वो स्केल ऐसा रखते हैं, कोई भी सिंगर या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हैं, जो सोलो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो उनके साथ है कि वो वहाँ पर अपना स्केल फिक्स करते हैं, आधार स्वर रखते हैं, जहाँ से वो नीचे भी आ सकें और ऊपर भी आराम से जा सकें। कोई भी सिंगर स्केल वहाँ रखता है जहाँ से वो नीचे के नोट्स को भी क्लियर लगा सके और ऊपर का भी जो उस गाने में नोट्स हैं वो क्लियर लगा सकें। कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें बहुत नीचे के स्वर लगे हुए हैं, तो वो अपना स्केल ऊपर कर लेते हैं सिंगर, कि ऊपर स्केल करेंगे तो नीचे का नोट्स क्लियर लगेगा, आवाज़ में कहीं भी वो दबेगा नहीं। कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें बहुत ऊपर तक आवाज़ जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं सिंगर कि अपना जो स्केल है, अपना जो आधार स्वर है वो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, उससे उनका आधार स्वर नीचे होता है। तो जहां उनका आधार स्वर होता है उसको वो सा मानते हैं। तो आप ये हारमोनियम में सिंगर यदि का जहां से सुर आप मान लीजिए उनका आधार स्वर है ये जी सर, तो यहां से ये सा मान के गाते हैं, सा रे ग। जहां से भी उनका आधार स्वर होगा वहां सा मान के चलेंगे, तो उसी के आधार पर उनका नोटेशन होगा, उसी को सा मान के। लेकिन पाश्चात्य पद्धति में कोई स्केल का, यदि यहाँ से गाएंगे तो ये सी हुआ, यदि कोई किसी का आधार स्केल यहाँ से है तो वो सी शार्प से गा रहे हैं, किसी का आधार स्केल यहाँ से है
जैसे स्केल जिसको कहते हैं आधार स्वर, तो वो एफ शार्प से गा रहे हैं, वो कहा जाएगा कि एफ शार्प से गा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहेंगे हम लोग कि यहाँ ये सा मान के गा रहे हैं, उसको मध्यम को सा मान के गा रहे हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। अब होता है क्या कि लगभग आप इसमें बात समझ चुके हैं। अब होता है कि हम जो मिलाएंगे अपने वाद्य यंत्र को, तो वो कहाँ मिलाएं, कैसे मिलाएं, किस स्वर में मिलाएं। यदि किसी का आधार स्वर सा है तो हम सा में मिलाएंगे, और जैसे ढोलक है तो नाल है, तो ये सब सा में इसमें नहीं मिलेगा, तो ऊपर कहाँ मिलाएंगे, मृदंग पक्का हो जाए तो नीचे कहाँ मिलाएंगे। इसके लिए जो इसके नेक्स्ट जो हम हारमोनियम में रखने जा रहे हैं लेसन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कितने तरह के इनके जो कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड्स के आधार पर या फिर किस आधार पर स्केल मिलाया जाता है वाद्य यंत्रों का, वो मैं इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें रखने जा रहा हूँ। आज के लेसन में मैं यही आपको मूल रूप से बताना चाहता था कि सारे ग म प ध नि कितने स्वर हैं और उसके विकृत स्वर कितने हैं, अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है, चौथी काली, पांचवी काली, पहली सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, उसमें क्या कहा जाता है, किस तरह उसको पहचाने, और पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है। आज बस यहीं तक मेरा ये लेसन था। इसके बाद कॉर्ड्स के आधार पर या कहाँ पर एक्चुअल मिलाया जाए वाद्य यंत्र को, वो मैं इसके अगले भाग में डालने जा रहा हूँ। और इसी के साथ आज का ये लेसन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप आगे देखते रहें, मेरे चैनल को प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।